आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। पूरा परिवार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। वो अपने नापाक मंसूबे लेकर आया था और वो कई रोज से लड़की पर बुरी नजर रख रहा था, लेकिन जब घर वालों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, उसे पकड़कर पीट दिया, तो उसने बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। रात में हंगामा, सुबह मार डाला। वो मनमानी करना चाहता था, लेकिन उसकी चली नहीं। वो इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन परिजनों ने पीट दिया। बुरी नीयत से घर में घुसा था, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। बदले की आग में जल रहा था। रात में तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आरोप है कि सुबह 5 बजे मौका देखकर दबंग पड़ोसी ने खून कर दिया। ये कहानी छेड़खानी का प्रयास, विरोध और मर्डर की है। शुभम शुक्ला नाम के युवक पर आरोप है कि रात में घर में घुसकर पड़ोस की लड़की से वो छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी मनमर्जी करने दिया जाए, लेकिन परिजनों ने ऐसा नहीं करने दिया। शोर शराबा मचाया 2 बजे तो हम लोग इकट्ठा हो गए थे, तब ये भाग गया। छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ। छेड़छाड़ को लेके इसने अवैध व्यवहार की सोची, करने की सोची, तो इन्होंने शोर शराबा मचाया। तब हम लोग इकट्ठा हो गए। सीमा ने अपने भाई को भी बुलाया, भाई भी आया। लड़की के चिल्लाने पर परिजनों समेत गांव के सभी लोग जुट गए। माहौल बिगड़ता देख आरोपी शुभम मौके से भाग निकला, लेकिन रात भर वो हत्या की साजिश रचता रहा और सुबह होते ही अपने साथियों के साथ लड़की के घर पहुंचा और उसके फूफा मुन्ना शुक्ला पर दनादन कई राउंड फायरिंग कर उन्हें हैंडपंप के पास मार डाला। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम मुन्नालाल शुक्ला। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय प्रकाश शुक्ला। मारा किसने है? शुभम शुक्ला। और कोई था? और सरबन थे, उसके पिताजी, भाई 2 थे। कितने टाइम की घटना है ये भैया? ये फायर मारी है 5 बजे सुबह, आज सुबह दोबारा। मुन्ना शुक्ला की पीठ में गोली लगी थी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई और पैर में गोली लगने से लड़की जख्मी हो गई, जिसके तुरंत बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की हालत फिलहाल ठीक है। गंज में जो शुभम शुक्ला है, 24 साल का है, पुत्र है सरवण शुक्ला। इसने ये रात में किसी के घर में घुसा था, जहाँ इसके साथ मारपीट हुई थी, जो बताया जा रहा है। उसके बाद फिर सुबह के समय में ये वहाँ गया और इसमें पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। रात्रि में जो भी वहाँ घटनाक्रम रहा, सुबह 5 बजे के करीब ये वहाँ पर गया है और उसके बाद फिर वहाँ ये जो एक मुन्नेलाल शुक्ला है, जो उस परिवार का थोड़ा दूर का रिलेटिव है, जो वो परिवार है, तो वहाँ ये नल पर पानी भर रहा था। तब इसने वहाँ तमंचे से फायर किया है, जिससे इसकी मुन्नेलाल की वहीं मौके पर डेथ हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शुभम के भाई और पिता पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शुभम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कंट्रोल रूम के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, न्यूज़ 18। कुछ साल पहले पति की हत्या, फिर 11 सितंबर की रात को देवर की गोली मारकर हत्या। आखिर वो चाहती क्या है? आरोप है कि वो एक एक कर पूरे घर वालों को मारना चाहती है, लेकिन क्यों? देखिए। आवाज चिल्लाने के लिए गई। मैंने बोला कि भैया मेरे आदमी को बचा लो, गोली मार दी है। वहाँ गई बचाने के लिए, पूरे आदमी इकट्ठे हो गए। भैया इतने में वो गदर मार गई। ललितपुर में मर्डर। भाभी पर प्रेमी के साथ मिलकर देवर की हत्या का आरोप। भाभी के प्रेमी ने पीठ में तमंचा सटाकर मार दी गोली। मामला ललितपुर के थाना मड़ावरा का है। 34 साल के राजेश कुमार टोरिया मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहते थे। बीती रात वो अपने घर में सो रहे थे, तभी उनकी भाभी अपने प्रेमी के साथ राजकुमार के पास पहुंची। आरोप है कि मौका देखकर प्रेमी वीर बहादुर ने राजेश की गोली मारकर हत्या कर। 2 बज रहे थे रात में, तो पहले तो जी अपने घर का ताला आला इसने तोड़ा,
हमारे पास आई। हमने बोला कि भाई हम लोग अपनी झुग्गी में रहते हैं, हमें इससे कोई आपके बच्चों से संपर्क नहीं है, ना हमें आपसे मतलब है, हम अपनी टापरी में रह रहे हैं। जो वहाँ से आई तो वीर बहादुर सिंह पलंग में बैठा, इस तरफ राजेश मुँह किए, पीछे से आके उसने कट्टा मारा। ग्रामीणों का कहना है कि हत्या की आरोपी महिला के पति की कुछ साल पहले हत्या हो गई थी और अब पति के भाई की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये लोग रात में करीब 2 के आसपास आए, लक्ष्मी वीर बहादुर, इन लोगों ने राजेश के बगल में बैठकर बीड़ी पीकर इनने कट्टा मारकर वो ये दोनों जो बहू ने चीखा पुकारी करी, मोहल्ले वाले इकट्ठे भए, इतने में दोनों लोग भाग गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मडौरा कस्बे का मामला है जिसमें एक महिला ने और उसके साथ एक व्यक्ति जिसके साथ वो रह रही थी, दोनों ने मिलकर देवर की हत्या कर दी रात में और उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, टीमें गठित कर ली गई हैं। पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन एक ही परिवार में एक के बाद एक मर्डर से सभी डरे हुए। इन दोनों हत्याओं के पीछे मृतक राजेश की भाभी का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। कंट्रोल रूम के लिए ललितपुर से अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18। पुलिस के एक्शन से अपराधी दहशत में है। 10 सितंबर से 11 सितंबर की रात तक पुलिस ने ताबड़तोड़ 7 एनकाउंटर किए, जिसमें 2 अपराधी ढेर हो गए और 10 को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। चौबीस घंटे 7 एनकाउंटर। मेरठ जोन में अपराधियों के पीछे यमराज। एक्शन में पुलिस, दहशत में बदमाश। देर रात 2 बजे बदमाश ढेर। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों के होश उड़ गए हैं। 10 सितंबर की रात से लेकर 12 सितंबर की सुबह तक 7 एनकाउंटर किए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की आंधी है। अकेले मेरठ जोन में बीते 24 घंटे के अंदर 7 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 2 बदमाश घेर कर दिए गए और 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे का है। इन एनकाउंटर्स में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में लाए गए बदमाश पुलिसकर्मी पर हमला कर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें घेर लिया और मुठभेड़ में ये मार गिराए गए। एक पुलिसकर्मी के पेट में गोली लगी है और दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है और दोनों पुलिसकर्मियों का इलाज यहाँ के स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। मेरठ जोन के एडीजी का कहना है कि ये अभियान अपराध के खिलाफ लगातार जारी रहेगा और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों पर 50-50 हजार का इनाम था। ये कई बड़ी लूटों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस इनकी तलाश में थी। 11 सितंबर की रात जब पुलिस कर्मियों पर हमला कर भाग रहे थे, तो पुलिस ने इन्हें पहले तो पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो एनकाउंटर करना पड़ा। जो बदमाश मारे गए हैं उनका बड़ा लंबा इतिहास है और उन पर 50-50 हजार का इनाम भी था और कांधला में और अन्य जगहों पे बड़ी लूटें ज्वेलर्स के यहाँ लूट की इन्होंने कर रखी थी और वर्तमान में ये मुजफ्फरनगर से और मेरठ से वांछित भी लूट के मामले में चल रहे थे। मुठभेड़ में तभी होती है जब भागता हुआ बदमाश पुलिस पर फायर करता है और जो कानूनी अधिकार प्रदत्त हैं उसके तहत पुलिस भी रिटेलिएट करती है। सिर्फ साल 2019 में मेरठ जोन में अब तक हुए एनकाउंटर में 1142 बदमाश पकड़े गए हैं, जबकि 19 बदमाश मार गिराए गए और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अपराध और अपराधियों पर चौतरफा प्रहार हम लोग कर रहे हैं
और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और जो मेजर घटनाएं हैं उसमें भी कमी आई है और इस तरह का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इसी हफ्ते गाजियाबाद नोएडा में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस की कोशिश है कि हर कीमत पर अपराध पर लगाम लगे। साफ जाहिर है कि मेरठ जोन एनकाउंटर के मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगा और बदमाशों की यहाँ पर खैर नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गोरखपुर में चर्चित गन लाइसेंस फर्जीवाड़े मामले में एसआईटी ने अब तक 10 लोगों को जेल भेज दिया है और अब भी ऐसे कई लोग हैं जो रडार पर हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि दूर बैठकर ये जालसाज सरकारी दफ्तर के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लोगों की जान लेने का लाइसेंस देते थे। उनके कई चेहरे बेनकाब, सलाखों के पीछे मौत का लाइसेंस बांटने वाले, मौत के 250 लाइसेंस बांटने वालों का भांडाफोड़। पूर्वांचल में भोकाल बनाने के लिए कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर साथ में हथियार लेकर चलने में अपनी शान समझते हैं। खासतौर पर सीएम सिटी गोरखपुर में लोगों में असलहे का जबरदस्त क्रेज है। ऐसे में बंदूकों के लाइसेंस बनाने को लेकर हर हथकंडा अपनाया जाता है और ये जालसाजी करीब 20 साल से चल रही थी, जिसका खुलासा एसआईटी ने किया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ऑनलाइन किस तरीके से असला का उसकी एंट्री होती है नाडाला और एलिस की सूची में और उसके रजिस्टर्स में किस तरीके से एंट्री होती है। तो जब हमने इसको खंगालना शुरू कर दिया तब काफ़ी हद तक हमें पता चल गया कि काफ़ी असले इस जनपद में अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इसमें एक गुट है, एक गिरोह है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। इस गिरोह में सरकारी बाबू भी शामिल थे जो जालसाजों को ये बताते थे कि कब और कैसे फर्जी तरीके से बंदूकों के लाइसेंस बनाए जा सकते हैं। असलहा बाबू और शहर के रवि गन हाउस का मालिक प्रकाश पांडे की साठगांठ से बड़े पैमाने पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने का गोरख धंधा सालों से चल रहा था। जांच में सामने आया कि रवि गन हाउस समेत 5 शस्त्र विक्रेताओं ने भारी गड़बड़ी की है। जो कलेक्ट्रेट से बाबू कुछ 2-3 बाबू हैं और बाकी प्राइवेट जो व्यक्ति है जो अभी जेल गए हैं हमें उनके ऊपर फिर संदेह आने लगा कि इन लोगों का हाथ इसमें हो सकता है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई काफ़ी सारे प्रूफ्स हमें इस संबंध में मिलते गए और अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग रडार पे भी हैं। आखिर ये फर्जीवाड़ा होता कैसे था? सरकारी दफ्तर से बंदूकों के लाइसेंस कैसे दिए जाते थे? जालसाज कौन सा तरीका अपनाते थे कि दूर बैठकर असलहा बाबू के दफ्तर के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर देते थे? ऑनलाइन चेक करना शुरू कर दिया तो मेजर फ्रॉड जो है इनका ऑनलाइन सिस्टम पे निकलना शुरू हो गया। ये लोग ऐसा करते थे कि इन्होंने अपने जो ऑफिस का कंप्यूटर था उस पर एनी डेस्क सॉफ्टवेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर लोड किया था। वो सॉफ्टवेयर इन लोगों ने अपने पर्सनल लैपटॉप्स में भी लोड किया था। तो शाम के समय पे जब ऑफिस बंद होता है तो ये बस अपना मॉनिटर को ऑफ करते थे, कंप्यूटर ऑन छोड़ते थे और उस कंप्यूटर को बाहर के सिस्टम से, प्राइवेट सिस्टम से ये लोग लॉगिन करके, यूज़र नेम पासवर्ड इनको पता था, लॉगिन करके सारा चेंजेस उसमें करते थे। जालसाजों से मिले कर्मचारियों को पहले ये पता रहता था कि किस बंदूकधारी की मौत हो चुकी है और किसके नाम को एडिट कर फर्जी लाइसेंस तैयार किया जा सकता है। UIN जो नंबर है उसके अंतर्गत जो भी इंफॉर्मेशन भरी जाती है उसको सारी इंफॉर्मेशन को एक ऑप्शन है एडिट करने का। तो जो कोई व्यक्ति मान लो मृतक व्यक्ति है जिसका लाइसेंस सरेंडर हो चुका हो उसका UIN खाली हो जाता है, उसी के ऊपर दूसरे का नाम चढ़ा दिया। इस तरीके के काफ़ी हद तक इन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिए थे। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता चली, हमें फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी इसमें राय ली थी कि कितने बार कहाँ से कौन से लोकेशन से कंप्यूटर को एक्सेस किया गया था। जांच में पता चला कि करीब 3 से 4 हजार फाइल को इन जालसाजों ने डिलीट कर दिया था और मांग के हिसाब से फर्जी लाइसेंस बनाकर लाखों में बेच दिए। फर्जी लाइसेंस बनाने की कीमत 2 से 5 लाख रुपए ली जाती है। जो ये गिरोह था वो 2 से 5 लाख रुपए असले की कीमत लेता था। उसके ऊपर असला खरीदने के शायद 1.5-2 लाख रुपए का असला होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा असला लेते हो, SBBL, DVBL या फिर रिवॉल्वर, पिस्टल, हर एक की कीमत। पुलिस अब तक 7 से 8 असलहे, दर्जनों फर्जी लाइसेंस बरामद कर चुकी है। पुलिस की माने तो इस मामले में NSA के तहत कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द लोगों का भांडाफोड़ किया जाएगा। कंट्रोल रूम के लिए गोरखपुर से अनिल सिंह, न्यूज़ 18।
उसे अपने भाई की फिक्र थी। वो बार बार अपने छोटे भाई को समझाता था, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की सलाह को सुनी की अनसुनी कर देता। गुरुवार को बड़े भाई ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की तो छोटा भाई इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने अपने बड़े भाई पर हमला बोल दिया और मां के आंखों के सामने ही खून कर दिया। शराब के नशे में भाई को मार डाला। पहले ईंट से पूछा, फिर भाला गोद कर दी हत्या। मां की आंखों के सामने ही छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। डाला तो पहले चला जाएगा बस ओते में एक खेती है काला ये डाला तुमने काहे वैसा दवाई इतने में दारू पी के मारो। किस चीज से मारो? भाला पहले मारो ईंटा न और डंडा न और फिर वो भाला मारो। आपको क्या छोटे भाई की सेहत को लेकर बड़ा भाई फिक्रमंद था। उसकी चिंता सताती थी। बड़ा भाई होने के नाते वो सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता, लेकिन छोटे भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। कहते हैं फिक्रमंद भी उसके लिए हो जो इसके काबिल हो या अहमियत समझता हो। एक बड़े भाई को अपने छोटे भाई की चिंता करना बेहद घातक साबित हो गया। पूरा मामला टणियामा थाने का है, जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई को शराब ना पीने की हिदायत दी। बोला कि तुमको शराब किसी दिन जेल तक पहुंचा देगी या कोई बड़ी घटना तुम्हारे साथ ही हो जाएगी। गुरुवार की सुबह पिकअप चलाने वाला अनुराग नशे में गाड़ी चलाते हुए गांव में दाखिल हुआ। अनुराग ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसकी गाड़ी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। मृतक के भाई का कहना है कि जब वो गाड़ी लेकर गांव में आया तो ऐसा लगा कि वो कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने अनुराग के भाई सत्येंद्र से की। सत्येंद्र ने जब छोटे भाई अनुराग से शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए कहा तो वो अपना आपा खो बैठा और बड़े भाई से गाली गलौज करने लगा। मामला घर वालों ने और पड़ोसियों ने शांत कराया, लेकिन इसके बावजूद छोटा वाला गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो शराब पी के घर वापस लौटा और एक नुकीले भाले से अपने भाई के ऊपर वार कर दिया, जिससे कि भाई की मौत हो गई। हत्या कर छोटा भाई मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो आपस में इन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था, जो है बड़ा भाई उसको जज समझा रहा था, उसी में जो है उत्तेजित होकर के उसने उसके पेट में भाला मार दिया बड़े भाई के, तो उससे उसकी मृत्यु। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन शराब के नशे में भाई की हत्या की खबर से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। कंट्रोल रूम के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18। तो इस रिपोर्ट के साथ कंट्रोल रूम में आज बस इतना ही।